हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रतिष्ठा शर्मा, आपकी सोशल साइंस एडुकेटर फ्रॉम ई सरल। हमारी 15 मिनट की सीरीज चल रही है जिसमें आपको हर चैप्टर की एक शॉर्ट समरी मिल जाती है। तो आज हम उसका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से नाम समझ में आ रहा है कि जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी डिज़ाइन किस तरह की जाती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या नुकसान होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पुराना टाइम था ना, उसमें राजा महाराजा होते थे जो अपनी मनमानी करते थे, लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, वहां पे रूलर्स अब खुद का शासन नहीं कर सकते थे, खुद की नहीं चला सकते थे। इसीलिए स्टार्ट हुआ हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जिनको गवर्नमेंट भी माने, जिनको सिटीजन भी माने। तो इसी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन से ही बनता है, इन्हीं की ही एक रिटन सेट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम अपने नाम लिया है तो उसका माइंड में आएगा ना कि कैसे बनता है, कौन बनाता है, अगर बन जाता है तो क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारे मन में हमारे डाउट आते हैं। इसको समझने के लिए हम ना चलते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, 3 तरह के कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड कर दिया था। ब्लैक्स थे, व्हाइट्स थे और एक कलर्ड लोग थे। अब इंडिया का तो सबको पता ही है कि इंडिया में राज किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका में राज किया था व्हाइट्स ने। जैसे क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स की ना एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होती, जैसे वो इंडिया में आए, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया और उनके बीच में कलेश करवा के राज किया। ऐसे ही जब ब्रिटिशर्स पहुंचे थे साउथ अफ्रीका, वहां पे उन्होंने ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच में, वहां के जो कॉमन लोग रहते थे उनके बीच में कराई लड़ाइयां। और जो वहां कुछ ब्रिटिशर्स थे, इंग्लैंड के लोग थे जो वहां बस गए, उनकी थी माइनॉरिटी, पर उन्हीं लोगों ने राज किया वहां के रहने वाले ब्लैक्स के ऊपर। अब होता क्या था ना, इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना लिया था कि जिससे ब्लैक्स को बहुत दिक्कत होती थी। मतलब एरियाज अलग अलग कर दिए थे, स्कूल्स अलग अलग कर दिए थे कि जहां पे हम व्हाइट्स रहेंगे वहां तुम ब्लैक्स नहीं आ सकते हो, ठीक है। एरियाज को बैन कर दिया था कि ये व्हाइट लोगों के लिए है। लेन को, रास्तों को बैन कर दिया था कि यहाँ पे से ब्लैक्स नहीं जाएंगे, इस रूट को वो यूज नहीं कर सकते। यहाँ पब्लिक प्लेसेस में भी बैन लग गए थे कि ब्लैक्स नहीं आ सकते। इवन ब्लैक्स को वोटिंग अधिकार भी नहीं दिए थे, मतलब उनसे उनका फंडामेंटल राइट्स तक उनको नहीं दिए गए थे। तो इससे तो सबको प्रॉब्लम होनी थी, स्पेशली ब्लैक को प्रॉब्लम होनी थी। तो अब ये जो प्रॉब्लम हुई, इस सिस्टम को नाम दिया गया था अपार्थाइड सिस्टम, जो कि व्हाइट ने चालू किया था ब्लैक्स के ऊपर हर चीजों में बैन लगाना, रोक टोक करना। और जो भी इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जाता था उसको जेल में डाल दिया गया था। ऐसे ही एक प्रोटेस्टर थे नेल्सन मंडेला, ये खुद भी एक ब्लैक ही थे। इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया इस सिस्टम के अगेंस्ट, तो इनको जेल में डाल दिया गया था 1964 में। अब हुआ क्या कि अफ्रीका में जितने भी ब्लैक्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो तंग आ चुके थे इन सब अपार्थाइड सिस्टम से। अब ये जो तंग आके ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, इसको लीड करने के लिए भी तो कोई तो होता, तो इसको लीड किया ANC ने, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। और बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली व्हाइट गवर्नमेंट झुकी। उन्होंने जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे ब्लैक्स के अगेंस्ट उसको खत्म किया, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगा रखा था उसको हटाया। एंड फाइनली नेल्सन मंडेला को भी आफ्टर 28 ईयर्स जेल से रिहा कर दिया गया। और जेल से रिहा होने के बाद दोबारा जब इलेक्शन हुए तो नेल्सन मंडेला को ही वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को हम बोलेंगे कि एक इंडिपेंडेंस मिली, व्हाइट्स माइनॉरिटी से मिली। अब उसके बाद होता क्या है कि जब ब्लैक्स के हाथ में पावर आती तो वो क्या कर सकते थे, वो चाहते तो जैसे व्हाइट्स ने उनको दबाया वो भी उनको दबा सकते थे। लेकिन ब्लैक्स ने बोला सब पुरानी बातें भूलते हैं, नया सिस्टम स्टार्ट करते हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसके अंदर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। तो आफ्टर 2 ईयर डिस्कशन, लंबे डिस्कशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके अंदर व्हाइट्स एंड ब्लैक्स एंड कलर्ड सबको ही इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए। अब समझते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन
एक बुक होती है जिसके अंदर रिटन सेट होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, जिनके आधार पे ही कंट्री चलती है, गवर्नमेंट रूल करती है, और उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं उसको सबको मानना पड़ता है, वहां पे जो भी सिटीजन रहते हैं उनको। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, इन क्वेश्चन को समझने के लिए हम कुछ आंसर पहले देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है वो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट बिल्डअप करवाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है जो जरूरी है अगर एक कंट्री में अलग अलग ग्रुप रह रहे हैं तो, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और किसके पास पावर होगी वहां के रहने वाले लोगों के लिए कोई भी डिसीजन लेने की। और ये भी हमें समझाता है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है और वहां के रहने वाले लोगों को राइट प्रोवाइड करता है। अब जैसे साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम आई थी और उस प्रॉब्लम से ही कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ था, वैसे ही इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। क्या प्रॉब्लम थी कि हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, उनकी सोच भी अलग अलग होती थी, तो इतने डाइवर्स सोच के लोगों को एक जगह पर रखना और उनको अच्छे से गवर्न करना पॉसिबल नहीं हो पाता अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको सबको इक्वल राइट्स नहीं दिए होते, इक्वालिटी नहीं दी होती। हमारे देश में जो देश था ब्रिटिशर्स के पहले स्पेशली बाद में, वो धर्म के आधार पे बटा हुआ था, सबका धर्म अलग अलग था, तो सबके बिलीव्स अलग अलग थे, प्रैक्टिसेस अलग अलग थी, तो सब लोगों को अलग अलग धर्मों को सेम इज्जत देना, इक्वालिटी देना, तो उसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ना कि हमारे यहाँ के रूलर्स को, लीडर्स को उनका मैनिपुलेट कर दिया था कि जब आज़ादी होने वाली थी उस टाइम पे कि तुम लोग चाहो तो इंडिया में रहो, तुम लोग चाहो तो पाकिस्तान में चले जाओ, या तुम लोग चाहो तो अलग देश बना लो। तो हमें उन रूलर्स को कन्विंस भी करना पड़ा था कि आप लोग यहीं रहो इंडिया में, तो इन सब के लिए जरूरत पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत तो पड़गी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड, वो हम देख लेते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ के रूलर्स हुआ करते थे उन्होंने सिचुएशन देख ली थी लोगों के बीच में रहकर कि भाई क्या क्या जरूरत हो सकती है कॉमन लोगों को, हमारे देश को चलाने के लिए किन चीजों की नीड पड़ेगी फ्यूचर में। तो मोतीलाल नेहरू जी और 8 अलग कांग्रेस मेंबर ने मिलकर एक कमेटी बनाई और ड्राफ्ट किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1928 में। ये सिर्फ एक ड्राफ्ट था, ठीक है, ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ था कि ये ही रहेगा। अब उस ड्राफ्ट के अंदर उन्होंने सिटीजन के राइट लिखे, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे रूल करेगी, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर दी थी। अब जब ब्रिटिश का राज चल रहा था ना, तब हमारे इन्हीं ऑफिशियल ने ब्रिटिशर्स के साथ रहकर ये देख लिया था कि कैसे गवर्नमेंट रन करती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो कुछ चीजें ब्रिटिश से और कुछ चीजें अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने के लिए। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत पड़ेगी, जो असेंबली मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। उसके लिए 299 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे, देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे, अलग अलग सोच के, ताकि सबकी सोच को मिलाकर उसमें पुटअप किया जाए। और इनको चुना गया था इलेक्शन के द्वारा। तो इन सब ने मिलके 26 नवंबर 1949 को एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। अब फाइनली इन जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था उससे कॉन्स्टिट्यूशन बना था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था, और तभी हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा रिपब्लिक डे। तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करें, आज की जनरेशन इसको क्यों माने, ये तो बहुत सालों पहले बना था ना, तो आज की जनरेशन के हिसाब से ये है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बना था। इसको जब बनाया गया था तो 2 साल तक बहुत सारे डिस्कशन, डिबेट्स हुए थे, एंड जो इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने सबसे पहले इसको ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट करने के बाद बहुत सारे डिस्कशन, डिबेट्स के बाद इसके अंदर 2000 अमेंडमेंट लाए गए थे, अलग अलग
सोच विचारों के लोगों के इसके अंदर व्यूज थे, और आज तक भी इसके ऊपर किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको नहीं मानने से इनकार नहीं किया है। बाकी देशों में फिर भी ऐसा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा बनाया गया है, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं हुई कि इसको चेंज किया जाए या इसको बदला जाए। अब जब ये बना, इतने सारे डिबेट डिस्कशन 2000 अमेंडमेंट के साथ, तो इसको आज तक भी सेम वैल्यू दी जाती है जो आज से कुछ सालों पहले थी। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब गांधी जी जो थे ना, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पार्ट नहीं थे, लेकिन गांधी जी की आइडियोलॉजी को मानने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग हुआ करते थे। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की गई है। गांधी जी ने अपने 1931 में एक मैगजीन लिखी थी, यंग इंडिया। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि उनको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। वो ये चाहते थे कि इनइक्वालिटी नहीं हो हमारे देश के अंदर और सभी लोगों को सेम राइट एंड वैल्यू मिले। एंड B.R. अम्बेडकर जो थे, उनकी भी सेम यही सोच थी कि वो भी नहीं चाहते थे कि हमारे देश में इनइक्वालिटी रहे। अभी हमने समझ लिया है कि क्या होती है गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम समझते हैं फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे, इसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल क्या होता है? ये इंट्रोडक्शन होता है। मतलब अगर आपने प्रियम्बल समझ लिया तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेंगे, उसका बेस समझ लेंगे। तो हम प्रियम्बल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो जान लेते हैं इसके। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम जिनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वही हमें गवर्न करते हैं। दूसरा आता है सोवरेन, मतलब इंडिया खुद के डिसीजन खुद लेता है, भले वो इंटरनल मैटर पे हो, भले वो एक्सटर्नल मैटर पे हो। देन आता है सोशलिस्ट, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे जो भी प्रॉफिट आएगा वो सब में डिवाइड होगा, कोई एक पर्सन उसको लेकर नहीं बैठेगा। फिर सेक्युलर, मीन्स यहाँ पर सारे धर्मों को इक्वल वैल्यू दी जाती है। देन आता है डेमोक्रेटिक, मतलब हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास हमारे राइट्स हैं, राइट टू वोट है जिनको हम हमारी कंट्री में एक्सरसाइज करते हैं। देन रिपब्लिक, इसका मतलब होता है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। फिर आता है जस्टिस, मतलब होता है कि किसी के भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब बराबर हैं। फिर आता है लिबर्टी, मतलब हमारे को हमारे थॉट्स, एक्सप्रेशन, व्यूज एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। देन इक्वालिटी, मतलब सबके पास सेम राइट्स हैं, सब लोग लॉ के आगे इक्वल है। देन लास्ट आता है फ्रेटर्निटी, मतलब हम सब यहाँ पे भाईचारे के साथ रहते हैं। अब इंडिया के अंदर हमारे को इंस्टीट्यूशनल डिजाइन भी मिलता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिर्फ वैल्यूज और फिलॉसफी के बारे में नहीं बताता, बल्कि वो हमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी देता है। मतलब अगर हम चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज भी ला सकते हैं। वो कब ला सकते हैं? जब कुछ ऐसे लॉज बने जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये मौका देता है कि आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू सो मच।